नाम है यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। सबसे पहले हमने आसपास की दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, ये सारी चीज़ें। और हम समझते हैं कि यही सिर्फ लिविंग थिंग है, यही सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज़म, पर ऐसा नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज़म में एक और कैटेगरी आती है जो हमें दिखाई देती नहीं है, जो बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है और बहुत यूज़फुल भी हो सकती है, उसे ही कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर जो मेन जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आते हैं मोस्टली फंगस, वायरस और बैक्टीरिया। अब फंगस, वायरस, बैक्टीरिया सुन के लोग डर जाएंगे या फिर घबरा जाएंगे कि ये तो हार्मफुल होगा, क्योंकि हमेशा जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर यही बोलता है कि तुमको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तुमको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, तुम्हें वायरस का अटैक हो गया है। लोग समझते हैं कि ये हमेशा ये चीज़ें डिजीज़ ही देगी या फिर हार्मफुल ही रहेगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें यूज़फुल भी हो सकती है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म यूज़फुल भी हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही देखेंगे कि कितने हार्मफुल ऑर्गेनिज़म से माइक्रो ऑर्गेनिज़म में और कितने यूज़फुल ऑर्गेनिज़म है माइक्रो ऑर्गेनिज़म में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, माइक्रो का मतलब होता है बहुत स्मॉल, बहुत मतलब बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल। ऑर्गेनिज़म का मतलब होता है ऐसा जीव जंतु जिसके अंदर जान हो। तो एक बहुत छोटा ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर जान हो, जो हमें दिखाई देगा नहीं, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज़म हार्मफुल होते हैं, मतलब उनसे बीमारी होती है। जो भी किसी को भी अगर सर्दी हो गया, ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो ये सब का रीज़न मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। या फिर पेट ख़राब हो गया, या फिर ऐसा कोई निमोनिया हो गया, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही रीज़न है। बट माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमेशा हार्मफुल नहीं होते, मैं यही बताना चाहता हूँ। पहले बात करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि दही, जैसे कि कर्ड, जैसे कि मेडिसिन वगैरह, जैसे कि अल्कोहल, जैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बिना ये बनना इम्पॉसिबल है। सो देखते हैं एग्जांपल के लिए, हमारे पास यहाँ इमेजिन करो कि एक मिल्क रखा हुआ है, मिल्क कटोरे के अंदर मिल्क रखा हुआ है। अब मिल्क जो होता है वो पीने में मीठा होता है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो शुगर का इंटेंट है। तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक शुगर होता है जिसका नाम होता है लैक्टोज शुगर। अब हमने क्या किया, मिल्क के अंदर मिला दिया थोड़ा सा, 1 चम्मच हल्का सा दही मिला दिया, यानी कि उसके अंदर दही मिलाया, तो हमें दिख रहा है कि कुछ देर बाद वो पूरा मिल्क दही बन गया है। तो क्या मालूम पड़ा, जब हम रिसर्च किए, जब उसको स्टडी किया गया, तो मालूम पड़ा कि दही के अंदर लैक्टोबैसिली नाम का एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया मिल्क पे अटैक करेगा, मिल्क के जो बड़ा मॉलिक्यूल है, मिल्क जो शुगर मॉलिक्यूल, लैक्टोज शुगर है, उसे ब्रेक डाउन करेगा और उसे तोड़ के बनाएगा लैक्टिक एसिड। तो ये करने के लिए, ये होने के लिए, ये प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होने के लिए हमें चाहिए लैक्टोबैसिली। तो दही बनाना है तो लैक्टोबैसिली का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़रूरी है। तो लैक्टोबैसिली होगा तो ही दूध का दही होएगा, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगा। सो देखते हैं कि ये कैसे हुआ, कि लैक्टोबैसिली एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध में रहने वाली लैक्टोज शुगर पे अटैक करता है और उसे ब्रेक डाउन करता है और बनाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमें मिलेगा दही के अंदर। बैक्टीरिया होता है वो एक बार अटैक करने के बाद अपने और ज़्यादा बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करता है। वो अटैक करने के बाद अपने और मतलब एक बैक्टीरिया अपने जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। एक बैक्टीरिया से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बैक्टीरिया, ऐसे उनका ग्रोथ लगातार बढ़ता रहता है। हर सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक नेचर होता है, हर सब्सटेंस का। जैसे कि कोई सब्सटेंस होते हैं जो खाने में लगेंगे खट्टे, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो खाने में लगेगा बहुत कड़वा। हर सब्सटेंस का एक ऐसा नेचर होता है और कुछ सब्सटेंस न्यूट्रल होते हैं। तो दूध को अगर हम देखेंगे तो दूध ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, या फिर हम समझ लेंगे कि ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल है। उसका पीएच की वैल्यू 7 के करीब है। तो पीएच स्केल वो होता है जो सब्सटेंस को नापने का तरीका होता है। अगर कोई किसी की वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है तो उसे बोलेंगे उसका पीएच जो है वो एसिडिक कंटेंट है, वो केमिकल एसिडिक है। अगर किसी की वैल्यू 7.1 से लेके 14 तक जाती है तो वो अल्कालाइन कंटेंट है। और किसी का वैल्यू अगर परफेक्ट 7 आता है तो उसे कहते हैं न्यूट्रल कंटेंट। तो दूध का वैल्यू 6.9 के करीब है, मतलब ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल ही है। बट जब वो उसमें लैक्टिक एसिड का अटैक होता है, लैक्टिक एसिड मतलब जब वो लैक्टिक एसिड बन के कन्वर्ट, जब उसमें लैक्टोबैसिली का अटैक होता है तो उसका पीएच कम हो जाता है, मतलब वो एसिडिक हो जाता है। तो इन शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो दूध न्यूट्रल है और दही एसिडिक है। तो कन्वर्ट करने का जो रीज़न है वो है लैक्टोबैसिली। अब पीएच कम होने से क्या होता है, पीएच कम होने से अब पीएच की वैल्यू कम होने से जो दूध के अंदर जो कंटेंट है, जैसे कि जो दूध के अंदर जो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होकर वो कड़क होना, मतलब जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं कोगुलेशन ऑफ मिल्क। ये मिल्क कोगुलेट होना शुरू हो जाता है और उसमें जो लिक्विड कंटेंट है, पानी का कंटेंट वो अलग हो जाता है।
तो कोगुलेशन हो गया, यानी कि वो जम गया, वो जम के बन जाएगा दही, और पानी का जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा।